अच्छा जनरली लोग जिम जो जाते हैं, तो उनके 2 मोटिव होते हैं जिम जाने के। पहला मोटिव तो ये होता है कि मुझे बॉडी बनानी है इसलिए ताकि मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ मुझे अच्छे लगें। दूसरा मोटिव ये होता है कि हो सकता है जो जिम जा रहा है वो ऑलरेडी अपने स्कूल या कॉलेज में बड़ा बुली हो गया क्योंकि वो थोड़ा थिन है, तो उसको लगता है मैं थोड़ा-सा बल्की हो जाऊँगा तो मैं लोगों को दबंगई दिखा पाऊँगा। और जनरली भी अभी हम जिम का जो पैटर्न देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसी तरह का है। तो वैसे तो जिम मेरे को ऐसा लगता है कि लोग फ़िटनेस के लिए जाते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में और फ़िटनेस में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? अभी जनरल हम अगर मार्केट में देखते हैं और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जिम को बॉडी कंपोजिशन से रिलेट कर दिया जाता है। हम अगर कोई बोलते हैं कि आप जैसे मेरे को कोई बोलेगा आप जिम जाते हो, मैं कहूँगा हाँ, तो आपको आपके बाइसेप्स तो है नहीं, आपकी मसल तो उतनी है नहीं। बट एक्चुअली में जिम जो जाते हैं उसके पीछे पूरी प्रॉपर साइंस होती है। आप किस प्रोस्पेक्टिव से जिम जा रहे हैं, आपका पीछे का साइंस क्या है उसके लिए। अगर मान लो मैं जा रहा हूँ एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए, मैं जा रहा हूँ अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, तो मेरा जो सेट ऑफ एक्सरसाइज होंगी, सेट ऑफ पूरा पैटर्न होगा मूवमेंट का, वो डिफरेंट होगा। जो बॉडी बनाने जा रहा है कि उसको मेरे को दिखना है कि मेरे को बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसका सारा पैटर्न अलग होगा। मगर हमने जिम को सिर्फ रिलेट कर दिया है कि आप जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत ही वेल डिफाइन होगी, आप मस्कुलर बहुत होगे। वहीं पर हम देखते हैं अगर जो आज की मार्केट में कल्चर चल रहा है या आजकल लोग सोच रहे हैं कि जो हीरोज़ होते हैं या जो एक्टर्स हैं, तो वो बहुत बढ़िया-बढ़िया बॉडी बना रहे हैं। मगर हम वहीं पर जब पास्ट 20 इयर्स के पीछे जाते हैं, सलमान खान को देखते हैं 90s की मूवी, हुँ, तो उनकी एक नॉर्मल बॉडी थी, ऐसे वेल डिफाइंड नहीं थी। हुँ। क्यों? क्योंकि आजकल लोग जिम जाने का मतलब थोड़े टाइम उनको लगता है कि उतनी बॉडी रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो कुछ गलत सब्सटेंस का यूज़ करने लग जाते हैं और उसकी वजह से जिम को गलत बता दिया जाता है क्योंकि लॉन्गर टर्म में वो चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। हम जिम जा रहे हैं अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि डिग्रेड करने के लिए। मगर जो कल्चर और जो मैथोलॉजी आजकल बन चुकी है, उसकी वजह से हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की जगह जो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, उनको चीज़ें देख-देख कर वहाँ पर मिसगाइड होकर कुछ चीज़ें ऐसी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं और हम जिम को सबसे पहले अगर कुछ भी होता है हमारी बॉडी में, हमारे लाइफ़स्टाइल में, जो जिम जा रहा है, तो सबसे पहले बोलते हैं ये जिम जाता है ना इसलिए ऐसे होता है, ये जिम जाता है इसलिए इसको इंजरी हो गई, ये जिम जाता है इसलिए इसको ये प्रॉब्लम आ गई। मगर ऐसा नहीं है, हम उसके पीछे जो सारी चीज़ें करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमको समझना है कि फ़िटनेस क्या है? फ़िटनेस का बॉडी कंपोज़िशन सिर्फ़ एक पार्ट है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी मूवमेंट कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे जो नहीं जाता कंपैरेटिवली जो जाता है बहुत टाइम से नॉर्मली जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है, उसकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो नहीं जाता। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, ना कि हम बॉडी को बहुत ज़्यादा बनाने के लिए और मसल मास को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपकी फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होगी उससे। प्रोटीन और जो टैबलेट्स या इंजेक्शन होते हैं उनमें क्या डिफ़रेंस है? तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड दोनों अलग-अलग चीज़ है। जो सप्लीमेंट्स हैं वो होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ़स्टाइल से, डेली जो खाने से आप कंप्लीट नहीं कर पाते, वो होते हैं सप्लीमेंट। अगर मैं मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेरा बॉडी वेट है 50 केजी, 60 केजी, तो 1.5 से 2 ग्राम तक मेरी बॉडी वेट को चाहिए। तो अराउंड 100 ग्राम मेरे को प्रोटीन चाहिए। मैं अपनी डेली खाने से पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं प्रोटीन और सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। मगर हम जो गलत कल्चर जो आपने बताया लीवर पर, आपकी किडनी पर वो इफ़ेक्ट करते हैं, जो हम उसको एनहांस करने के लिए चीज़ें लेते हैं, लाइक स्टेरॉइड लेते हैं। हम बहुत सारे ऐसे सॉल्ट आते हैं, फैट कम करने के लिए टैबलेट्स आती हैं, वो हार्मफुल होती हैं। बट प्रोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, पहले के अगर हम बहुत पहले जाते हैं तो सारी चीज़ें बहुत शुद्ध होती थी और बहुत अच्छे तरीके से प्योर चीज़ें मिल जाती थी। बट आजकल वो नहीं मिल पाती, इसीलिए हमारी बॉडी में चीज़ों की कमी हो रही है। उसकी वजह से हम ये जो टैबलेट्स हैं लाइक विटामिन, मल्टीविटामिन्स हो गया, विटामिन डी हो गया, इन चीज़ों को हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। प्रोटीन हो गया, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं 200 ग्राम प्रोटीन अपना कंप्लीट नहीं कर पाता। तो मुझे 10 मैं एक साथ 50 रोटी नहीं खा सकता, मगर 50 रोटी में से एक्सर्ट कर दिया, उसका जो प्योर फॉर्म है, उसका प्रोटीन मिल्क है, मैं मिल्क 5 किलो नहीं पी सकता, मगर उसका जो प्रोटीन है
जिसमें उसमें प्रोटीन एक्सर्ट करके वो एक स्कूप में दे दिया मुझे, तो वो गुड इनफ है अगर आप बढ़िया कंपनी का लेते हो। मगर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, और या हम मार्केट के प्रेशर में उन चीज़ों को ले रहे हैं। मिल्क है, मिल्क में सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रोटीन है, उसमें और भी मिनरल्स है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूजफुल बॉडी के लिए नहीं है। तो हमने क्या किया, उसका जो सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट है उसको निकाल दिया, तो आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेगी, क्योंकि हमने उसको एक बहुत बड़े बॉन्ड से एक सिंपल बॉन्ड में लाया है। कंपाउंड बॉन्ड से हम उसको सिंपल बॉन्ड में लेकर आए हैं, जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं। तो हमने जब सिंपल फार्मूला में लाए तो वो बॉडी की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सही होता है। अगर आप देखें कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसकी बायोएबिलिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो जब हम ग्रीन वेजीज खाते हैं, कुछ भी ऐसे वेजिटेरियन में कुछ खाते हैं, तो उनकी बायोएबिलिटी कम होती है। वहीं पर हम चिकन को देखते हैं तो उसकी बायोएबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसका डिफरेंस क्या है, बायोएबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायोएबिलिटी का मतलब है कि आपने 50 ग्राम प्रोटीन खाया, आपकी बॉडी उसमें से 40 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्व करने के लिए है। वहीं पर हम चिकन में देखते हैं तो हमने 50 ग्राम प्रोटीन खाया, उसमें से अराउंड 45% जो है वो बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। तो जो काम की चीज़ है, जो मैंने आपको बताया 50 में से 30%, 30 ग्राम जो है, तो हमने सिर्फ उसको निकाला है। हम खा जो बेकार, मतलब बेकार की भी नहीं कहेंगे उसको, जो उस टाइम पर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम बस उसको निकाल कर मेन चीज़ को एक्सर्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि वेज और नॉन-वेज के ऊपर बड़ी फाइट होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नॉन-वेज नहीं ही खाना चाहिए, लेकिन जिम वाले कहते हैं कि नॉन-वेज खाना चाहिए। तो आप जब एक्सरसाइज़ के लिए बता रहे हो लोगों को या ट्रेन कर रहे हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि नॉन-वेज खाना चाहिए या नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए? अगर आप खा सकते हैं तो आपको बिल्कुल खाना चाहिए, और अगर आप नहीं खाते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग कंसर्न हो जाता है। तो हमारी थोड़ी-सी मेहनत बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन-वेज खाता है। क्यों? उसमें सिंपल है, आपको आपने चिकन लिया 100 ग्राम, 150 ग्राम आपने बॉयल किया, या जैसे भी आप कुकिंग पैटर्न है आप वैसे बना के खा सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं अपनी वेज डाइट में हमको उसके जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा कर देना होता है। उससे क्या होता है, हमारा कार्ब्स और कैलोरीज़ काउंट बढ़ जाता है। चलिए 4 या 5 चीज़ें आप मुझे ऐसी बताइए जो नॉन-वेज नहीं खा रहा है बंदा और वेज खा रहा है। तो 4-5 चीज़ें ऐसी कौन-सी हो सकती है वेज में जो नॉन-वेज को प्रॉपर रिप्लेस कर सकती है? 100% तो रिप्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, बट कुछ हद तक जो कर लेती हैं वो है टोफू हो गया, पनीर हो गया, आपके पल्सेस हो गए जो आप दालें खाते हैं वो हो गई, आप सोया चंक्स ले सकते हैं, आप जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको ले सकते हैं, और आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन आने लग गए, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत हेल्प करते हैं। वो उनकी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन भी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जैसे एक्सरसाइज़ जो कर रहा है, वर्कआउट जो कर रहा है हम ऐसी बात करते हैं, उसके लिए तो एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर जो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम एज से डिफाइन करते हैं, जो थोड़ा-सा ओल्डर एज में चले गए हैं या फिर जो ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे हैं, उनके पास नहीं टाइम है इतना शायद सबके पास जो काम करें, लेकिन उनकी प्रोटीन इनटेक भी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? वो कैसे कैलकुलेट करें या वो क्या खाएँ कि जो लगे कि भई मैं इतना मुझे प्रोटीन पूरी डाइट में चाहिए ही चाहिए? आपका सिंपल, अगर हम डाइट की जब बात करते हैं तो सिंपल पहले कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी मेंटेन कैलोरी कितनी है। हुँ। मेंटेन कैलोरी क्या होता है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी जो एज है, आपकी जो हाइट है, आपका वर्कलोड कैसा है, इंटेंसिटी हाई है, मॉडरेट है या बिल्कुल लो है, आप उसके बेसिस पर एक मेंटेन कैलोरी आती है। मेंटेन कैलोरी का मतलब, मैं अभी बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो मेरे ऑर्गन को जो फंक्शनिंग करने में कैलोरीज लग रही हैं, वो है मेरी मेंटेन कैलोरी। तो वो निकल जाती है अप्रोक्स, मान लो 1500 निकल जाती है। तो 1500 मेरी कैलोरीज निकल गई। अब मुझे देखना है कि इसमें मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो मेरी मसल से ज़्यादा रिलेटेड हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो आपका जो बॉडी वेट है उतना ही, मान लो मेरा 60 केजी बॉडी वेट है, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन इनफ है मेरी बॉडी के लिए नॉर्मली। तो आपको सिर्फ अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें कार्ब्स इंटेक ज़्यादा ना हो। लाइक मैं बहुत ज़्यादा आलू वाली चीज़ें खा रहा हूँ, या मैं फल जो चॉइस है फल फ्रूट्स की, वो मेरी अच्छी होनी चाहिए। लाइक अच्छी इन द सेंस, जो मुझे ग्लाइमिक इंडेक्स जिसका बहुत हाई ना हो। ऐसे कौन से होते हैं? जैसे मैंने बनाना खाया, तो बनाना में मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी वेट थोड़ा सरप्लस में है। मेरा वेट, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि फैट परसेंटेज, बेसिकली फैट परसेंटेज मेरी ज़्यादा है, तो मैं बनाना की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ एप्पल, गोवावा, पाइनएप्पल,
ये चीज़ें ले सकता हूँ। तो आपकी जो चॉइस है वही आपको वर्कआउट हो गया या हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो गया, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये हैबिट है। जो आपकी लाइफ़स्टाइल में हैबिट होंगी आपकी, वही आपको अच्छा और आपकी बॉडी को फिट और अनफिट करेगी। तो आपकी बस जो चॉइस है, वो थोड़ी कैलकुलेटिव होनी चाहिए। वो कैलकुलेटिव आपको देखना है कि भई इसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा ना हो, ठीक है? इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कार्ब्स बहुत ज़्यादा सरप्लस में ना हो, तो ये आप ईज़िली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब कार्ब्स को लेके बहुत सारे एक मिथ्स है, आई डोंट नो कितना सही कितना गलत। लोग कहते हैं कि कार्ब्स, कई सारे लोग जो एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वो कार्ब्स को प्रॉपर कट कर देते हैं और कई जगहों पे देखा गया है कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लाइक वो सॉल्ट कट कर देते हैं, आई थिंक वाटर भी, मुझे नहीं पता, कट करते हैं। बट पीपल से कि कार्ब्स का बहुत बड़ा रोल है आपके मेंटली आपको स्टेबल रखने के लिए। बिल्कुल, कार्ब्स जो है वो आपके कार्ब्स ही अकेला है जो आपके ब्रेन को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है और एनर्जी देता है। मगर जो जिनकी आप बात करते हो बॉडी बिल्डर जो बिल्कुल फैट कार्ब्स गायब कर देते हैं, उनका वो काम है, उनको स्टेज पर चढ़ना है, उनको दिखना है, तो वो बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव में काम करते हैं। उनका जो बॉडी जब दिखेगी तभी उनको मेडल आएँगे कुछ, तो वो एक अलग है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट लेते हैं हम, जिसका प्रोपोर्शन ऐसे होता है कि आप 60% आपका प्रोटीन, 30% अराउंड कार्ब्स और 10% आपके फैट्स। ये जनरल भी होता है या सिर्फ वर्कआउट वालों के लिए? नहीं, नहीं, मतलब ये ये कोई भी जर्नल खाए? जर्नल जनरली जर्नल टर्म ओके। में है ये, ठीक है? 60% प्रोटीन। 60 से 50% आप लोगे, तो लॉन्गर टर्म में आप हेल्दी रहोगे। मतलब अगर हम इंडिया में तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिल्कुल, प्रोटीन तो है ही नहीं। इसीलिए जब आप देखते हैं आप बाहर के लोगों को जब देखेंगे, तो वो एक ऐज के बाद भी उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि प्रोटीन का काम होता है हमारी मसल को एनर्जी देना, मसल को बनाना। मगर हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन बिल्कुल मिस आउट हो चुका है, तो उसकी वजह से जो हमारे 50 प्लस लोग हैं या 60 प्लस लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू आते हैं नी में, बैक में, नेक में, ऐसे बहुत ज़्यादा इशू आने लग जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग एज़ कंपैरेटिवली उनके उतनी अच्छी नहीं होती। मगर हम जब देखते हैं बाहर के लोगों को, फॉरेनर्स को देखते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। वो यही एक मेन रीज़न है, एक ऐज के बाद। और प्रोटीन खाने का कोई टाइम भी होता है? लाइक जनरली लोग कहते हैं रात को मत खाओ, सुबह खा लो, दोपहर में खा लो, तो ऐसा कुछ है? नहीं। नहीं, ये एक आप डाइट है, जब आप खाना खा रहे हो तब जो आपके टेबल पर जिस टाइम पर आप खाना खा रहे हो, उसका प्रोपोर्शन है ये एक। ये ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अलग से निकाल के अलग आप डिफाइन कर रहे हो, आप जो खा रहे हो उसी का प्रोपोर्शन में क्या है। अभी आपने बात करी ओल्ड एज की, तो मुझे उनके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि उनके ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट। उनकी एक लिमिट होगी काम वर्कआउट करने की, वो जिम जाकर हेवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते। उन लोगों को फिट रहने के लिए क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए और कौन-कौन सी नहीं करनी चाहिए? ये 2 कैटेगरी आप बताइए। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की करंट स्टेज कैसी है सबसे पहले। अगर वो नॉर्मली सारी फंक्शनिंग कर पा रहे हैं, तो उनको अपनी 50% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 50% मोबिलिटी एंड जॉइंट्स के ऊपर हेल्थ वर्कआउट करना चाहिए। और 50% आप स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत मेन है। हम ये कहते हैं कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो हम इंडियन कल्चर क्या है कि योगा में चले जाओ, हुँ। भजन कीर्तन कर लो, आप स्पिरिचुअल बन जाओ। मगर अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपकी मसल सस्टेन नहीं करेंगी और आपको बहुत सारे पेन्स आ जाएँगे, आपके नीज़ में, आपके बैक में ये पेन इश्यू आने स्टार्ट हो जाएँगे। और हम वही कहते हैं कि जैसे 50 होता है, लोग 50 क्या नॉर्मली भी हम जब बात करते हैं तो वॉक कर लो, वॉक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हुँ। तो वो नॉर्मल जो जिस तरीके से आप चलते हैं वो वॉक योगा एक्सरसाइज वाली वॉक नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल, आपने भी हमारी पहले बात चली थी, टहलना है वो। जब हम थोड़ी इंटेंसिटी हाई करते हैं, वो एक्चुअली में वॉक है। जब हम बोलते हैं कि 10,000 स्टेप, 7,000 स्टेप की जब हम बात करते हैं, तो वो वाले नहीं है जो जनरल पार्क में लोग चल रहे होते हैं। वो थोड़ी जब आप ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं कि थोड़ा इंटेंसिटी से चलना है। आपकी नॉर्मल स्पीड है लाइक 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको 6 किलोमीटर पर आवर करो या 7 किलोमीटर। जब आप अपने थ्रेशोल्ड से पुश करोगे, तब आपकी बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट दिखेंगे। वरना आप नॉर्मली टाइम वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं होना। 50 और 60% हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और 40 और 50% हमको जॉइंट्स पे काम करना चाहिए, जॉइंट्स की मोबिलिटी। हमें हाईली फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करना, हाईली योगा पर काम नहीं करना, जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे जब काम हम करना। जॉइंट्स की मोबिलिटी कह रहे हैं, तो मतलब पहले के टाइम पर पीटी हुआ करती थी।
तो क्या उस तरह की एक्सरसाइजेस, लेकिन ऐसा बहुत बारी देखा गया जैसे जब कई लोगों को जब सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है या उनके फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, तो उनको वही पीटी वाली एक्सरसाइज ज़्यादा रिकमेंड करी जाती है, तो या सिटअप्स, इसी की आप बात कर रहे हैं और भी कुछ तरह की एक्सरसाइज हो सकती है? आजकल पहले के बेसिस पर जब हम बात करते थे तो कुछ सर्टेन चीज़ें ही थी, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, रिसर्चेज इतनी आ चुकी हैं कि बहुत सर्टेन सर्टेन पॉइंट की, सर्टेन मसल की, एक स्पेसिफिक मसल की भी एक्सरसाइज आ चुकी हैं। तो जब आप किसी प्रोफेशनल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि आपकी ये चीज़ वीक है, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको मोबिलाइज करते हैं और इसको स्ट्रेंथिंग करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, हम ऐसे बैठ के ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो हमको क्या करना है, जो हमारा चेस्ट एरिया है इसको वीक होता जा रहा है ये, ठीक है, हमको इसको ट्रेन करना है और पोस्टीरियर चेन को मोबिलाइज करना है, तो आपका पोस्चर वापस करेक्ट पोजीशन में आएगा। बट हम क्या करते हैं, हमें समझ आता है कि हम जब ऐसे हैं तो बस स्कैपुला पे थोड़ा सा काम कर लो और हो गया, बट एक्चुअली में नहीं। एक चीज़ को स्ट्रेंथिंग करोगे तो दूसरी चीज़ को मोबिलाइज करोगे, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। मानिए आप स्विमिंग को कैसे देखते हैं? मतलब स्विमिंग के लिए कहा जाता है कि इट इज़ अ कंप्लीट एक्सरसाइज, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे एक्चुअली गो डीप इनटू स्विमिंग और उसी से उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। तो इज़ इट रिकमेंडेड कि स्विमिंग ही करी जाए ज़्यादा? बिल्कुल, अगर आप ऐसा कोई है कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि स्विमिंग आप कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। क्यों? आप वाटर को रेज़िस्ट कर रहे हैं, उसके रेज़िस्टेंस में आप चीज़ों को फ़ोर्स कर रहे हैं, ठीक है? आप उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है उसी में। जब किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, उसको वाटर के अंदर एक्सरसाइज़ करवाई जाती हैं। क्यों? हुँ। वो नॉर्मली मूव कर रहा है, मगर हम बाहर से इतना लोड एकदम से नहीं दे सकते, तो जो वाटर रेज़िस्टेंस है, वो बहुत हेल्प करता है। और आप जब स्विमर्स की बॉडी देखोगे तो बहुत डिफाइंड होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि जब आपका एक तो थर्मोजेटिक जो हमारा वो होता है बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के लिए मेहनत कर लग रही है। क्यों? मैं भी जनरली यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे ही मैं पानी में उतरूँगा, पानी थोड़ा कूल होगा, मेरा बॉडी टेम्परेचर अंदर से थोड़ा वार्म होगा, हुँ। ठीक है? तो मुझे अब अपनी मेरी बॉडी को उसके टेम्परेचर से मैच करने के लिए मेरी बॉडी को फंक्शनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेरी ओके, कैलोरीज़ काउंट ज़्यादा होंगी, ओके। कैलोरीज़ बर्न ज़्यादा होंगी, सबसे पहला। सेकंड, जब आप स्विम करोगे, तो आपके जब आपका वाटर का रेजिस्टेंस आएगा, आपको उसको फ़ोर्स करके पीछे की तरफ पुल करना है। आप उसको पीछे काटेंगे, आप उसको फ़ोर्स करेंगे, तब आप आगे जा पाएँगे। तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है। तो कार्डियो भी हो गया, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होगी, और मोबिलाइज़ेशन, आपके जो हाथ-पैर मूव हो रहे हैं, आपका शोल्डर जॉइंट, आपके पैर, आपका कोर, जब आप स्विम कर रहे हो तो आपकी बॉडी एक स्टेबल पोज़ीशन में है। उसको मेंटेन करने के लिए कोर को हाइली एक्टिव होना पड़ेगा। तो वो एक होलसम हम बोल सकते हैं कि होलसम आपकी उसमें ट्रेनिंग हो हो जाती है। जाती है। और जैसे हम ये देखते हैं कि जनरली एक जिम में जाकर हर तरह के बंदे, हर बॉडी टाइप का बंदा, वो कुछ तो वो मेरे ख्याल करते हैं, मैं तो नहीं गया, लेकिन वो बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं ना, बीएमआई निकालते हैं, और बेस्ड ऑन दैट दे आस्क पीपल कि आप ये खा लो, आप ऐसे कर लो। एक तो वो कितना वाइबल है, मतलब उसको कितना ट्रस्ट करना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या हर बॉडी टाइप के लिए एक ही तरह की एक्सरसाइजेज होती है कि उनको जनरली जब जाते हैं तो चलो चेस्ट कर ली, बाइसेप्स कर लिए, ट्राइसेप्स कर लिए, थोड़ा एब्स कर लिया, थोड़ा लेग्स कर लिया, ये एक रूटीन है। तो क्या ये सब बॉडी टाइप के लिए है? इन 2 सवालों के मुझे आप जवाब प्लीज़ दीजिए। बिल्कुल, बॉडी टाइप 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई अगर हम सिंपल वर्ड में जो अभी कैलकुलेट होता है, हम देखते हैं कि आपकी हाइट इतनी है, आपकी 6 फीट हाइट है, आपका बॉडी वेट है लाइक 90 केजी, ठीक है? तो अगर आपका बीएमआई कैलकुलेशन में आ रहा है कि आप ओवरवेट हो, ठीक है? तो वो ओवरवेट कहते हैं। बट एक्चुअली में ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल गलत है। जब रिसर्च भी हुई थी, ये फ़ॉर्मूला एक एवरेज पॉपुलेशन पे बना था। अगर मेरा मसल मास ज़्यादा है, मेरी हाइट है 5 और मेरा बॉडी वेट है 70 केजी, और मेरे में मसल परसेंटेज ज़्यादा है और फैट परसेंटेज कम है, तो मैं बीएमआई के अकॉर्डिंग मोटा हूँ, बट एक्चुअली में मैं मोटा नहीं हूँ। मेरे में मसल मास ज़्यादा है, फैट परसेंटेज कम है। एक होता है जिसमें आपकी बॉडी कंपोजिशन चेक होती है, बीसीए, जो आपने बताया जिम में आजकल हाथ हुँ, पकड़ के हुँ। होता है, वो एक एक्चुअली में सही फॉर्मूला है जिसमें आपका फैट परसेंटेज आता है, आपका मसल वेट आता है, आपकी बॉडी किस-किस पार्ट में ज़्यादा फैट है, किस पार्ट में कम फैट है, किस पार्ट में मसल ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली में सही फॉर्मूला है। मगर जो जिम में नॉर्मली वो है, वो इतना 90% रिलायबल है। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो एक होता है डेक्सा स्कैन,
जो आप मेडिकल जितनी लैब्स हैं उनमें होता है। इंडिया में बहुत कम लैब्स में है वो, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। अगर आप वो टेस्ट करवाते हैं तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, कितना मसल मास है, क्या आपके विसरल फैट कितना है, मतलब आपके ऑर्गन्स पे जो फैट की लेयर है वो कितनी है, वो सब उसके बेसिस पर होता है। तो वो एक फॉर्मूला सही है। बीएमआई फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल 100% गलत है अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो। ओके, ये तो मिथ है, तोड़ दिया जो आपने फिर। ओके, एंड सेकंड चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि क्या सब बॉडी टाइप्स के लिए एक तरह की एक्सरसाइज फिजिबल है? नहीं, हर बॉडी की टाइप की एक्टिविटी, हर बॉडी टाइप का वर्कआउट अलग होता है। इट्स डिपेंड कि आपकी फंक्शनिंग कैसी है अभी, ठीक है? आपका जो बॉडी वेट है वो कितना है अभी? लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज आप में ज़्यादा है, ठीक है? आपकी हाइट ऐसा मान लेते हैं हम जब बीएमआई वाले तरीके से कि आपकी हाइट है 5'5", आपकी फैट परसेंटेज है अराउंड 35%, तो आपकी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर जब आप आपकी मसल उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप रनिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके नीज़ में प्रेशर आएगा। हम क्या करते हैं जिम में जब भी ऐसे कोई फैटी पर्सन जाता है तो उसको लगता है कि हम जितना ज़्यादा रनिंग करेंगे उतनी जल्दी फैट कट जाएगा, बट एक्चुअली में लॉन्गर टर्म में वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, ठीक है? आपके नी जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट, इन पे बहुत ज़्यादा पेन आना स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद। फिर हम बोलते हैं जिम ही बेकार है। एक्चुअली में आपको इस टाइम पर 40% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 50% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए थी और 50% आपको कार्डियो पे ध्यान देना चाहिए था। मगर हम करते क्या है, हम 80% देते हैं ध्यान कार्डियो पे और 20% देते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर। तो ये हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और साथ में 30% भी, कोई भी बॉडी टाइप 30% भी अगर वर्कआउट में कार्डियो इन्वॉल्व करती है, तो आप पूरे लाइफस्टाइल फिट रह सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे जो 21-21 किलोमीटर भागते हैं, एक एज के बाद बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, मतलब 40-45, वो बोलते हैं हम 45 किलोमीटर भाग लेते हैं, 21 किलोमीटर भाग लेते हैं, मगर उनके मसल मास बिल्कुल नहीं होता। लॉन्गर टर्म में उनके जॉइंट हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है और उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं वेट ट्रेनिंग। बट आई हैव सीन वन गाय, यू मस्ट हैव सीन, मिलिंद सुमन। हुँ, हुँ। ही इज सो फिट, मुझे लगता है वो फिटनेस के आइडल है। एंड हाउ ही इज डूइंग इट आई हैव नो आइडिया एट दिस एज ऑल्सो। ही इज रनिंग, वो मैराथन कर रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हैज डन अगेन समथिंग इन सम सी। हाउ ही इज एबल टू डू इट? मतलब हम, ऑफ कोर्स वो बहुत लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो करते आ रहे होंगे जो हर कोई नहीं कर सकता। तो अब उनकी तो नी में नहीं प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि वो चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं, वो हर चीज़ को बैलेंस प्रोपोर्शन से चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रनिंग करेंगे, हम सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं, करेंगे। लेकिन अगर हम जैसे मूवीज में भी बहुत सारे लोगों को देखा, लाइक वी हैव सीन आमिर खान इन दंगल, तो उन्होंने बहुत वेट बनाया फिर एकदम घटा दिया। उसके अलावा अभी धुरंधर की बात कर लेते हैं। धुरंधर में हमने जैसा देखा, 2-3 वेरिएंट देखे, तो वेट बढ़ाया, वेट कम कर दिया। हाउ इज़ इट सो ईज़ी फॉर अ फ़िल्म स्टार कि वो एकदम से वेट बढ़ा भी लेते हैं, एकदम से वेट घटा भी लेते हैं, सब कुछ। हमारे जैसे लोगों के लिए तो वेट बढ़ाना और घटाना ही एक चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा काम नहीं है, ठीक है? हुँ, हमारा काम एक लेमैन आदमी का काम नहीं है। वो प्रोजेक्ट के बेसिस पर काम करते हैं। वो जब ये चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे, उनको खा रैपिडली जो चेंजेस करते हैं, वो जब उनके प्रोजेक्ट में होती हैं वो चीज़ें। उनका अगर मान लो उनको जब वेट लॉस करना है, तो उनका 24 घंटे का काम ही वो है। बट इज़ इट ओके? मतलब 24 घंटे कौन वेट लॉस के लिए लग सकता है? 24 घंटे। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्या वेट लॉस सिर्फ़ एक्सरसाइज से होता है? एक्चुअली में नहीं। एक्सरसाइज हर कोई सिर्फ़ 60 या 90 मिनट्स से ज़्यादा कोई नहीं करता। हमारा जो हैबिट होती है, हमारा डाइट का प्रोपोर्शन होता है, हमारा स्लीपिंग साइकिल होता है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है, तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है वो, ठीक है? तो जब वो उस जर्नी पे काम कर रहे होते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ़ उस पर काम कर रहे होते हैं। मगर एक लेमैन आदमी उस पर काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ आपको आज फैट लॉस करना स्टार्ट करना है और मसल बना, हम बढ़िया वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या आप अपने 24 घंटे सिर्फ इसी काम पर दे सकते हैं? नहीं। आपको अपना काम भी, आप 60 मिनट इस वेट ट्रेनिंग करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद अपने आप काम पर लग जाएंगे, आपके काम का स्ट्रेस आएगा, ठीक है? सेकेंडली, आप का स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा आपके काम की वजह से। मगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ आपका 24 घंटे का काम ये है, आपको मैं एक-एक डाइट, एक-एक
प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, वो सब कैलकुलेट कर दूँ और आपको 11 बजे सो जाना है, 8 बजे उठ जाना है, फिर बीच में 2 सेशन लेने हैं, आपको फिर मसाज का सेशन लेना है। तो जब हम इस पूरे कैलकुलेटिव फॉर्म में काम करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएँगे, क्योंकि वो इनके लिए एक प्रोजेक्ट है, हमारे लिए वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे लिए वो एक लाइफ़स्टाइल है। बट इफ ऑन अदर साइड इफ यू सी, अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आए जैसे करण जौहर, कपिल शर्मा का नाम भी है, राम कपूर, ओज़ेम्पिक। है ना? अब वो है क्या? क्या वो कितना सेफ है? क्योंकि देखिए हमारी जो ऑडियंस है, उनकी भी जो ऑडियंस है, जनता क्या देखती है? फ़िल्म स्टार्स को। अरे यार ये तो एकदम से, और हमारे यहाँ पर लोगों को जब वो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, उनको पतला होना है, श्रेड होना है, और फीमेल्स के साथ सबसे ज़्यादा ये रहता है। इज़ इट ओके टू गो ऑन दैट ट्रैक, या वो अग रिस्की है? अगर ऐसे आप किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो लॉन्गर टर्म में उसके आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको आने ही आने हैं। अगर हम ओज़ेम्पिक की बात करते हैं अगर हम ओज़ेम्पिक की बात करते हैं, वो आपकी एपेटाइट बिल्कुल स्लो कर देती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देती है, ठीक है? जब आप उसको छोड़ भी देंगे तब भी आपकी नेचुरल बॉडी उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, आपकी एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका जो लीवर है, किडनी है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। तो लॉन्गर टर्म में वो सारी आपको बॉडी में आपको उसके डिसएडवांटेज दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि आप दोबारा से रीगेन कर लेंगे बहुत जल्दी। क्यों? आपने कोई चीज़ लगाई, आप उसके भरोसे पे हो अब, आपकी बॉडी ने वो काम करना छोड़ दिया। आपने 3 महीने, 4 महीने जितने भी टाइम की आपने साइकिल यूज़ करी, तो आपकी बॉडी खुद बनाना, प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। जैसे ही आप छोड़ोगे, अब पहले 10 हम ऐसा बोलते हैं कि 10 मिलीग्राम बन रही थी, अब वो 0 बन रही है। तो आपका पहले स्पीड से घटा था, आपने 1 साल में वेट गेन किया था। अब वही वेट गेन आप 6 मंथ में कर लोगे और उसके ओवर जो मान लो आपका 80 था, तो अब आपका 100 पे जाकर रुकेगा। तो लॉन्गर टर्म में उसके बहुत डिसएडवांटेज है, मगर जिसका काम ही वो है, तो वो उनका आगे पीछे कुछ नहीं, वो बस अपने काम के पर्पज़ से ले रहे हैं। हम जितने भी हीरोइन या कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर हम आमिर खान को देखते हैं, आपने जैसे दंगल की बात करी, एकदम से उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बना ली, ठीक है? वहीं हम 20 साल पहले सलमान खान की देखते हैं, ऋतिक रोशन की देखते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं बना पाए। उस टाइम पे पैसा नहीं था उनके पास, था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है? मगर आजकल जो स्टेरॉइड यूज़ हो रहे हैं, उनके बेसिस पर ये सारे काम हो जाते हैं स्पीडली, मगर लॉन्गर टर्म में आपका काम नहीं है वो, तो आपके लिए वो बहुत डिसएडवांटेज देंगे ही देंगे। एंड नाउ व्हेन आई से, अब मैंने एक इंटरव्यू पे देखा था, शायद कपिल शर्मा शो में मैंने देखा होगा, जॉन अब्राहम ने बोला कि मैं मिठाई नहीं खाता, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता, यानी लाइक काजू कतली, उन्होंने एक इशारा भी किया था कि भाई दैट मिठाई। बट आई वांट टू नो कि क्या मिठाई खाने से या किसी एक तरह की स्वीट्स लेने से, चॉकलेट्स लेने से, क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बॉडी पे? इतना ज़्यादा नहीं जितना लोगों ने मिथ बना रखा है और जितना ये सेलिब्रिटीज़ एक्चुअली में दिखाते हैं, क्योंकि इनका काम है अपने आप को ऐसा दिखाना जिससे ये कहानी बन जाए, हुँ। जिससे ये लाइमलाइट में आ जाए, ठीक है? तो वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उनकी काजू कतली की बात हुई थी आज से 5 साल पहले करेक्ट। आस-पास, और आज तक हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है? अगर हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, जर्नल लाइफ जीने की बात करें, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? तो जो वो भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ़ लाइमलाइट में आने के लिए बोल रहे हैं और उनको अपने आप को वैसा क्रिएट करना है और अपने आप को बेचना है बेसिकली, क्योंकि वो उसी बेसिस पर अगर आप काम करते हैं, आप आईटी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आप बॉडी से थोड़ी ना बेच पाएँगे कि आप बोलेंगे ऐसी कोई चीज़ बोल देंगे तो वो बिकने लग जाएगी। आपका काम ही नहीं है वो, है ना? आपका काम आपके आईटी प्रोफ़ेशन से है, मगर उनका काम वो है। तो उनको लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करना पड़ता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता और बेसिक अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, तो सब चीज़ अच्छी है। अगर ऐसा नहीं होता, तो चीज़ें बनती ही नहीं, क्योंकि अगर हम नेचुरल जो शुगर्स हैं, फ्रूट्स भी नहीं खा सकते फिर तो। फ्रूक्टोज़ होता है उसमें, हुँ। ठीक है? आप गन्ना जो शुगर केन होती है, वो उगनी ही नहीं चाहिए थी कभी। तो जो भी एक प्रोसेस है, जो भी एक बना हुआ है, हम चीज़ों के साथ जब आजकल ये जो क्लाइमेट्स चेंज हो रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहा है अलग-अलग चीज़ें, वो इसी वज़ह से हो रहा है, हम अपनी ओवर स्मार्टनेस ज़्यादा लगा रहे हैं। और हम ऐसे कुछ लोगों को देखकर वो अपनी सेलिंग कर रहे हैं अपने आप को, हम उनके उसमें आकर थोड़ा-सा अपने आप को मैनिपुलेट करने की सोचते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। बैलेंस करके चलना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द राइट एज? बचपन में मतलब टीनेज जनरली देखते हैं लोग, और अपर एज पे
कि जिम जाना चाहिए और हमें ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो है मतलब ट्रेनर्स से लेनी चाहिए, मतलब वो कौन सी एज होती है? आप जब 8 टू 9 इयर्स के हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 8 टू 9 इयर्स? यप, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज कर सकते लेकिन हैं। 8 टू 9 इयर्स में, सॉरी अब मैंने आपको बीच में काटा, लेकिन पीपल से कि उस टाइम पे हमारी 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक तो हाइट बढ़ रही होती है, या तो वो फिर हाइट ग्रॉस में चला मूवमेंट एंड जाएगा फाइन या मूवमेंट। तो अब उसमें भी कन्फ्यूजन है। हाँ, हमको पहले तो मिथ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक्चुअली में एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है और जो आपके हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन है, वो और अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो बॉडी की फंक्शनिंग है और जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो और बेटर तरीके से प्रोड्यूस होती है। अब हम बोलते हैं कि 9 इयर्स में कोई कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, 8 इयर्स में कैसे? 9th ईयर्स में एक लड़की ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल मारा था जिम्नास्टिक में। कैसे? हमने इंडिया में तो बोला है कि 9 ईयर में स्टार्ट करना चाहिए, वो 9 ईयर में ओलंपिक में मेडल ले आई। कैसे? कैसे? क्योंकि हम एक्सरसाइज को डिफाइन करते हैं कि एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाना पड़ेगा या कुछ भी। बट अगर आप देखेंगे तो जिम्नास्टिक में या जिम्नास्टिक हो गया, रनिंग हो गया, ये हम अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट कर देते हैं जब आपकी ग्रॉस मूवमेंट और फाइन मूवमेंट डेवलप हो रही होती है। ग्रॉस और फाइन मूवमेंट होती है कि आप क्रॉलिंग, आपकी वॉकिंग, आपकी जॉगिंग, बस उसको स्पेसिफाई जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। आप रनिंग बचपन से स्टार्ट कर देते हैं हम। मान लो मैं जब 4 साल का था तब भाग रहा हूँ घर में, हुँ। मगर स्पेसिफाई करना कब स्टार्ट किया कि मुझे कितनी मीटर भागनी है, कितनी स्पीड से भागनी है, जब मैं 8 साल का हो गया। तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, जो आपकी नॉर्मल मूवमेंट है उसी को हमने एक डिफाइंड फॉर्म में बना दिया और धीरे-धीरे चीज़ों को और डेवलप करते-करते हम स्पेसिफाई करते रहते हैं। वैसे ही हर चीज़ की एक स्पेसिफाई एज होती है। लाइक अगर आपकी मसल मैच्योरिटी की जब बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हाइट रुक जाती है जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं अराउंड 9 ईयर में अगर मैंने स्टार्ट कर गया, ठीक है? मगर आप बाहर देखोगे, वो लोग लंबे भी हैं और वेट ट्रेनिंग भी बच्चे-बच्चे कर रहे हैं। चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वहाँ पर कैसे हो रहा है वो? क्योंकि हमने इंडिया में मिथ बनाया है। अब ये मिथ बना कैसे? हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। क्योंकि इंडिया में स्टार्टिंग में एक सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्म्स नहीं पता थी कि सही तरीके से चीज़ों को करते कैसे हैं। जनरल लाइफ में जो स्पेसिफिक काम करते थे वो तो बिल्कुल अलग है, जो जनरल लाइफ में तो बच्चों को इंजरीज हो जाती थी। तो हमने बोला कि आप ये करोगे तो इससे इंजरी हो जाएगी, आपको बोलने में अच्छा नहीं लगेगा कि कोई नहीं मैं देख लूँगा, मगर मैंने बोला कि आपकी हाइट रुक जाएगी। आपको लगा भाई साहब हाइट तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर मेरी हाइट रुक गई तो क्या होगा? तो एक मिथ बना ऐसा और वो अभी तक चलता आ रहा है। मगर हम जब उसको एक मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कराता हूँ, वेट लिफ्टर बनाता हूँ। मेरे पास 5 साल का बच्चा भी है जो वेट लिफ्टिंग करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। आज उसकी 9-10 साल, 11 साल एज हो चुकी है और बहुत अच्छा उसने ग्रोथ भी करी है। हाइट वाइज़ कह लो, मसल मैच्योरिटी वाइज़ कह लो या फ़ॉर्म वाइज़ कह लो, और प्लास्टिसिटी उसकी बहुत अच्छी हुई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो माइंड की प्रिपरेशन होती है, जो माइंड फंक्शनिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग में क्या मिथ बना हुआ है और आप उस चीज़ों को कैसे लेते हैं। आप एजुकेशन बेसिस पर, एजुकेशन इसीलिए हेल्प करती है लोगों को आगे ग्रो कराने में। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इन ट्रेनिंग? मतलब जब आप कह रहे हैं 8 साल 9 साल के बच्चे को आप ट्रेनिंग देते हो, तो क्या वो जिम के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हो या कुछ और ट्रेनिंग्स आप उनको दे रहे नहीं, हो? पहले हम डिफाइन करते हैं कि बच्चे को जैसे हम डिफाइन करते हैं कि बच्चों को किस गेम में जाना है। वो किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि बच्चे के टाइप 2 फाइबर हैं, टाइप 1 फाइबर हैं। टाइप 1 क्या होता है, जिसमें एक होता है एंड्योरेंस बेस, एक होता है स्ट्रेंथ बेस। तो जिस बच्चा में टाइप 1 है वो एंड्योरेंस बेस है, तो उसको एंड्योरेंस बेस गेम में डालना है। जिस बच्चे में टाइप 2 है स्ट्रेंथ बेस, उनको स्ट्रेंथ बेस गेम में डालना है। लाइक अगर मैं बात करूँ, रेसलिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, ये हो गए स्ट्रेंथ बेस्ड गेम। 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, ये हो गया स्ट्रेंथ पावर बेस्ड गेम। वहीं पर हम जब बात करते हैं कि फुटबॉल, वहीं पर हम जब बात करते हैं मैराथन, ये हो गया एंड्योरेंस बेस्ड गेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्लियरफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस टाइप का है। सेकेंडली, जब बच्चे की डिफाइन हो जाता है कि हाँ भाई, तो उसका सबसे पहले होता है बेसिक चीज़ें डेवलप करना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस मतलब वो एक स्पेसिफाई जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। बेसिक एंड्योरेंस, बेसिक वो मतलब कि वो अच्छे से जो जर्नल काम है वो कितना अच्छे से कर पा रहा है, वो उसमें तो टायर्ड नहीं हो रहा।
उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। तो जब हम पहले बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं चीज़ें में और बेसिक एंडोरेंस डेवलप करते हैं और फिर जो बच्चा जिस गेम के लिए होता है फिर धीरे धीरे उसको स्पेसिफिकली उस पीरियडाइजेशन में डाल देते हैं। पीरियडाइजेशन मतलब कि आपका जो वर्कआउट का पैटर्न है, आप क्या करते हैं, मतलब जैसे स्कूल में पीरियड बनते हैं ना कि फर्स्ट पीरियड इसका, सेकंड पीरियड इसका, थर्ड पीरियड इसका, वैसे ही एक्सरसाइज और फंक्शनिंग में भी एक पीरियडाइजेशन पूरा प्लान होता है, तो हम वैसे प्लान बनाते हैं। तो क्या आप ऐसे भी कोई प्लान बना के देते हैं उनको कि सपोज़ कोई बंदा नहीं है आपकी लोकेशन पर और बाहर है, बिल्कुल। तो आप उनको क्या बताते हो कि कुछ प्लान बनाकर कि आप ये एक्सरसाइज़ेज़ या इस तरह की आप चीज़ें करो? हाँ, बिल्कुल, अगर किसी इंडिविजुअल जैसे दिल्ली मान लो मेरे आस-पास नहीं है, वो नहीं आ सकता, तो हम पूरा पीरियडाइजेशन उसको क्या करना है, कैसे वर्कआउट में चेंजेस करने हैं अपने, कम ज़्यादा करना है, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, वो सब हम चीज़ें बनाकर देते हैं। वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान। और ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात एंड देन लेट्स कम टू द पीपल जो अभी कॉलेज गोइंग है। तो उनके साथ तो ये नहीं है कि अब उनको आपको प्रिपेयर किसी स्पोर्ट्स के लिए करना, तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? अगर कोई ऐसा स्कूल पर्सन या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। मैं स्ट्रेंथ बार-बार इसलिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेंथ ही ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में अच्छा बना व्हेन सकती यू है। से स्ट्रेंथ, आप थोड़ा मुझे ना इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए कि हम जब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो हम स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? किसी की स्ट्रेंथ रनिंग हो सकती है, हम अगर अदर वे अराउंड लें। किसी की स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग हो सकती है, किसी की स्ट्रेंथ और भी कुछ और हो सकती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, एक होती है इनर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि वेट ट्रेनिंग, कि जब आप ओके, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू जो एंडोरेंस बेस जैसे भागते रहोगे आप तो सिर्फ आपका हर्ट पे काम हो रहा है, बट मसल पे भी काम करना है। तो हम बात करते हैं जब ऐसा कोई बच्चा होता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं, क्योंकि आपकी मसल ही हर चीज़ के लिए अच्छे से वर्क करती है। तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब या वेट ट्रेनिंग का मतलब वो वाला भी नहीं है जो जिम में जाके लोग कर रहे हैं। उसका मतलब है कि आप अपनी फंक्शनल मूवमेंट को इम्प्रूव कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है, फिटनेस का मतलब बेसिकली हम समझते हैं, तो फिटनेस का मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ वेट उठाना आता है। फिटनेस का मतलब है आपको वेट उठाना आता है, आपको रनिंग करनी आती है, आपकी मोबिलाइजेशन अच्छी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा है। तो हर कंपोनेंट में आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। एंड नाउ व्हेन वी से दिस, तो अब इसी के विपरीत कई चीज़ें ऐसी देखी गई जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत फिट लोग हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, नॉन फ़िल्म इंडस्ट्री से भी हैं। बहुत फिट होने के बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल, तो हमको पहले समझना पड़ेगा जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है? हट जैसे अभी मैंने बताया सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में डिफ़रेंस। जो ये रैपिड चेंज करते हैं, उनको रैपिडली कुछ लेना भी पड़ता है। तो उनके ऑर्गन पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अभी हम बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं कि वो बॉडी बिल्डर मर गया है, वो बॉडी बिल्डर मर गया, ठीक है? यहीं पर हम एक दूसरे नॉर्मल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि कोई नॉर्मल जिम जा रहा था, ट्रेडमिल पे चढ़ा और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब वो क्यों होता है? आजकल हम जो फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। तो उसमें क्या होता है? ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट आपके जो वेन्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर देता है, विसरल फैट बढ़ा देता है। तो आपने जिम में गए आप, तो ऐसा नहीं है वो जिम में हार्ट अटैक आया है, वहाँ पर आपने उसको ट्रिगर कर दिया, क्योंकि आपने जब एक्सरसाइज करी, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई। हाई हुई, ठीक है? मगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन उतने अच्छे से नहीं हुई, क्यों? कि आपने जंक खाकर अपने लाइफ़स्टाइल इतना बेकार बना रखा था कि वहाँ पर वो चीज़ें अच्छे से सप्लाई नहीं हुई ऑक्सीजन। तो आपको वहाँ पर हार्ट अटैक या ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो हमको इस केस में क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा करना चाहिए, ठीक है? फिर हमको अपने नॉर्मल बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए लाइक ईसीजी, कि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपने ये नॉर्मल टेस्ट भी करवा लिए तो आप एक्सरसाइज से बिल्कुल कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप अच्छी फ़ॉर्म के साथ करते हैं तो। अभी आपने जो बात की जंक फूड की, मैं बताता हूँ आपको कि आपको भी आप भी समझते हैं। जंक फूड ऑलमोस्ट सभी खाते होंगे, थोड़ा बहुत। और इंडिया में तो हम ये देखते हैं स्ट्रीट फूड्स को बड़ा अच्छे से देखा जाता है और इवनिंग स्नैक्स की तरह से देखा जाता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? हम अभी तक सब लोग ये बात करते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आप ये बताइए क्या खाना चाहिए? अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो क्या सही है? मोमो खाना सही है? गोलगप्पे खाना सही है? बर्गर खाना सही है? या नूडल्स खाना सही है? क्या चीज़ है जो खाई जा सकती है? आप मोमोज़ और गोलगप्पे खा सकते हो। मोमो खा सकते हैं? मोमोज़, क्योंकि आप सिर्फ़ वो जो एक लेयर है, हुँ। वो एक मैदा है, वो अनडाइजेस्टिव, थोड़ा डाइजेशन स्लो होता है उसका, ठीक है? ना तो वो फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो एक सिर्फ़ मैदा है।
तो वो उसके अंदर क्या है फिलिंग में, सिर्फ वेजिटेबल्स है। हम्म, ठीक है, तो आपको सिर्फ लेयर जो है उसकी वो प्रॉब्लम कर रही है। और स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उसमें क्या है, एक ही तेल बार बार यूज हो रहा है फ्राइड करने के लिए। हम्म। तो वो पहले होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बार बार तला जाता है, बार बार फ्राइड होता है, वो बन जाता है ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है वो बॉडी में आपका विसरल फैट बढ़ाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर देता है, तो वो लॉन्गर टर्म में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज देता है। तो उसकी वजह से आपको जो सारे इशू आते हैं, फैट परसेंटेज बढ़ जाती है, वो आपको फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा, इसको तो हम कहेंगे कि जंक फूड, फास्ट फूड की बात करते हैं, जंक फूड छोड़ देते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमने कहा बर्गर, फास्ट फूड में ऐसी चीजें आती है जिसमें कि मैंने कई सारे ऐसे शेफ्स को देखा जो कहते हैं कि जो स्ट्रीट फूड है, जो फास्ट फूड है, इट्स मच बेटर बिकॉज वो फ्रेश बन रहा है। उसमें कोई वो नहीं है, उसने बंदे ने आया, उसने लगाई अपनी दुकान और शाम को बढ़िया आपको बना के खिला दिया और उसका रात तक वो सब निपट गया, अब अगले दिन वो फिर फ्रेश बनाने वाला है। तो फ्रेश की तो गारंटी है। और अगर वहाँ पे ऑयल भी ठीक है, सपोज टिक्की बना रहा है कोई, तो ऑयल भी ठीक है, तो इज इट ओके टू हैव? अगर आपने बताया टिक्की बना रहा है, तो टिक्की में तेल बार बार चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, वही तो ट्रांस फैट है, वही तो असली जड़ है। हम्म, ट्रांस फैट जो ट्रांस ऑयल है, वो ही एक मेन जड़ है, जो बार बार एक टिक्की निकाली, पहले की 2 टिक्की में पहुंच गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जैसे ही वो बार बार उसमें बॉईल टेम्परेचर उसका लो होगा, हाई होगा, वो होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो फिर हर चीज में होगा। हम घर पे जो पूड़ियाँ बनाते हैं या हम छोले भटूरे खाते हैं, तो ये तो हर एक चीज में है फिर। तो हमें देखने की जरूरत है ना, इसीलिए हम छोले भटूरे को कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हम्म, अगर वंस इन अ मंथ खा लिए तो बहुत अच्छा है, मगर वहीं पर अगर हम हर हफ्ते खा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम ही है ना। आप इसीलिए इंडियन जो डाइट है वो हम अगर आप देखो, हम हरियाणा की डाइट बहुत सही मानते हैं कंपैरेटिवली पंजाब। पंजाब इन द सेंस जहाँ पर छोले भटूरे आते हैं, ठीक है। क्यों? आप देखोगे छोले भटूरे फैट है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि जब हम मक्खन की बात करते हैं और वहीं बाजरे की रोटी या रोटी और उसके ऊपर बहुत सारा घी, जो नॉर्मल घी है, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। घी तो है, छोले भटूरे में भी तो घी तो आ रहा है, ठीक है, मगर हम रोटी के ऊपर जब घी रख रहे हैं उसको अच्छा मान रहे हैं, और जब हम उसको फ्राइड कर रहे हैं तो हम बुरा मान रहे हैं। वो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल बॉन्ड है, वो चेंज हो जा रहा है। लेकिन अभी जो आज हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म। कि हम आज बहुत सारी चीज़ें नई नई पैटर्न की आ गई, स्टडीज़ हो गई, अब हम ये बात कर रहे हैं। हमारे देश में सालों से यही खाना चलता आ रहा है। हर एक स्टेट का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक फूड है। जैसे आपने पंजाब की बात करी, तो पंजाब का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में तो याद है कि भाई कुलचे खाने हैं, छोले खाने हैं, लस्सी पीनी है। इट्स अ रिच डाइट, मतलब एक रिच स्टेट है। हमें लगता है कि वहाँ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा खाने में ना। अगर हम फिर जैसे आपने कहा हरियाणा में दूध दही मक्खन बहुत बढ़िया है, फिर हम जब वो उस चीज़ को फ्लेवर को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि पैटर्न बना आ रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से, तो पहले के लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं थे। आज उसी खाने से, उसी पैटर्न से हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ गए? हाँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपकी मूवमेंट। पहले जो इंडिविजुअल था वो अपनी मूवमेंट करता था, अपने सारे काम खुद करता था। पहले अगर आपको जाना था 10 किलोमीटर दूर, तो कितने लोगों के पास कार होती थी? बहुत कम। बहुत कम। कितने लोगों के पास स्कूटी बाइक होती थी? बहुत कम। साइकिल या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी पड़ती थी। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहीं, या खेतों के काम करने हैं, या आपके अपने घर के खुद भी बहुत सारे काम हैं, बट एक्चुअली में आज हो रहे हैं वो काम? नहीं। तो मूवमेंट से वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जा रही थी। इसीलिए बोला जाता है मूवमेंट इज़ मेडिसिन। इसका बहुत बड़ा रोल है मूवमेंट से रिलेटेड, कि जो हम खा रहे हैं उसको हम पचा कितना पा रहे हैं, उसको हम डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं। तो आजकल की मूवमेंट खत्म हो गई, तो इसी वजह से जो डाइट और इनसे में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चीज़ों को अलग अलग करने लग गए, स्पेसिफाई, मगर पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से वो सब डाइजेस्ट हो हाँ, जाता था। क्योंकि मेरे को हंसी इस बात पे आ रही थोड़ी सी, क्योंकि लोग जो है अपनी गाड़ी चलाकर जिम जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। लिफ्ट में जाएँगे, स्टेयर्स से नहीं जाएँगे, लिफ्ट में जाएँगे और फिर जाकर जिम करेंगे। आई हैव सीन पीपल, वो एक सिंगल फ्लोर नहीं चढ़ते, उस पे भी बिल लिफ्ट में जाते हैं। बिल्कुल, सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मूवमेंट प्रॉब्लम है। मूवमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जिम में जाके आपका लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं होता। आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आप पूरे दिन करते हो, जिम में आप कितनी देर रह लोगे? 60 मिनट्स, 23 घंटे आपने क्या किया?
उस पर बहुत बड़ा फैक्टर है वो आपका। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं जिम ज़्यादा करते हैं, सोते रहते हैं। अगर आप जिम ज़्यादा करते हैं, सोते रहते हैं, उसका वो है कि आप अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे, ठीक है? तो आपका स्लीपिंग साइकिल उसको रिकवरी के लिए कुछ तो चाहिए। तो आपने जिम करी, आपने डाइट अच्छी नहीं ली, तो आपको नींद आएगी, सिंपली है। अगर आप डाइट से प्रोटीन इनटेक बढ़िया कर लोगे, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी और 8 आवर ऑफ स्लीप इज़ गुड इनफ टू रिकवर। नाउ लेट्स कम टू क्लब कल्चर्स। जो आपने लाइफस्टाइल पैटर्न बताया, आज के टाइम पे तो भाई, आज क्या मैं तो कहता हूँ अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, था हमेशा से। तो क्लब कल्चर तो है, और एवरी पर्सन हु इज़ कमिंग इनटू द कॉलेज वो सोचता है यार चलो क्लब चलते हैं, एक पार्टी करेंगे, एंड स्ट्रेस बस्टर भी है लोगों के लिए। तो अब जो पार्टी वाले लोग हैं वो भी एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, जिम तो जा ही रहे हैं। क्या, कितना बैलेंस? अब मैं ये नहीं कहूँगा किसी को भी, क्योंकि मैं वो तो हूँ नहीं ज्ञान देने वाला इंसान कि मैं ज्ञान देकर कहूँ कि वे मत जाओ, जिसका जो मन है वो करे, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन कितना पैटर्न बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए कि हमें क्लब जाकर पार्टी करनी है और हमें उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, तो लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करें इन दोनों के बीच में? बिल्कुल, ऐसे आजकल सभी ऐसा है कि नॉर्मली पार्टीज़ भी करनी होती है, एन्जॉय भी करना होता है और अपने लाइफ़स्टाइल को भी जीना होता है। क्योंकि पहले अगर हम देखें कि लाइफ़ में इतना स्ट्रेस नहीं होता था। हम्म। आजकल हर कोई एक दौड़ में भाग रहा है, तो उसके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आजकल आदमी आदमी से बात नहीं करना चाहता, ठीक है? पहले नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है कि 5 घंटे तो लोग नॉर्मली वैसे बैठ के बात कर रहे होते थे, अच्छे से। आजकल कोई 10 मिनट नहीं बात करता किसी से बिना मतलब के। काम की बात करते हैं, एक नॉर्मल बात नहीं चल रही होती। तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से आप वीक में या मंथ में 1-2 बार अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टी में डिफरेंशिएट करते हैं कैसे? आप वहाँ जाके बिल्कुल ही अपने होशो-हवास खो दे रहे हैं या आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे एन्जॉय भी करना है बट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं नॉन में जो क्लब में जाते हैं, ठीक है? वो एक ही ड्रिंक की बात करते हैं तो एक ही ग्लास को पकड़ के 4 घंटे निकाल देते हैं और वहीं पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सीधा बोतल के मुँह लगाते हैं। तो क्लब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मोर लाइक स्ट्रेस बस्टर फॉर पीपल, नॉट ड्रिंकिंग, क्योंकि हाँ, ड्रिंक तो वो घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब वही एक स्ट्रेस बस्टर हो गया, मैं इस ठीक है? पे एक चीज आपको बताना हुँ, चाहता हुँ। हूँ, ऐसे बहुत कम क्लब्स हैं हुँ, हुँ। हमारे इर्द गिर्द जहाँ पर आपको हर एक चीज मिले। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसके साथ होती है? जो बच्चों के साथ जाना चाहते हैं और उनको लगता है क्लब में जाएंगे, बच्चों के साथ कैसे अरेंज करें। सो आई हुँ, विल गिव यू वन वेरी गुड, अगर कोई जाना चाहे वहाँ पर, हुँ, हुँ। द नाइन्थ कासा कर कर एक क्लब है। मैं उसे कैफ़े कहता हूँ, हुँ, क्लब हुँ। नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, हुँ, हुँ। देखने में बहुत सुंदर है। उन्होंने क्या करा है, मैंने एक और पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करी थी। तो उन्होंने क्या करा है कि अपने एक सेक्शन में बच्चों के खेलने का रखा हुआ है, तो माता-पिता जो बच्चों को लेकर आते हैं, वो अपने उसमें प्लेइंग सेक्शन में बच्चों को छोड़ सकते हैं, एंड दोज़ बच्चेज़ विल आल्सो गेट फूड कि हुँ, आप हुँ। खाना-पीना खाओ। हुँ, हुँ। माता-पिता वहाँ पर आउटडोर में बैठकर एन्जॉय कर सकते हैं, दे हैव टेरेस, वहाँ पे कर सकते हैं। अब कोई दारू पीना ही नहीं चाहता, लेकिन अच्छा टाइम बिताना चाहता हुँ, है। हुँ। तो उनके पास अंदर पूरा एक कॉफ़ी शॉप बनी हुई है, जहाँ आप बैठकर कॉफ़ीज़ एन्जॉय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कैफ़ेज़ और आने चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जहाँ पर ना आप टाइम स्पेंड कर सको। सो आप अगर नहीं गए तो आपको भी मैं कहूँगा एक बारी ज़रूर जाइए, बिल्कुल। द नाइन्थ कासा, यू विल लाइक इट। बिल्कुल, बिल्कुल। यही आप देखो जैसे अब जो वहाँ जा रहा है और जो एक ड्रिंकिंग वाले क्लब में जा रहा है, उनकी चॉइस में फ़र्क आ गया ना। तो एक इंडिविजुअल की चॉइस ही आदमी को जो भी उसकी लाइफ़स्टाइल होता है, जो भी जैसा भी दिख रहा है या जो भी उसकी चीज़ें हो रही हैं, वो उसकी चॉइस होती है कि हुँ। वो क्या चूज़ करता है। और क्या जो भी आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, हमने क्यों हो सकता है कि कोई भी सुपर चीज़ ऐसी हुई हो, ठीक है, हमें मिलवाया या ऐसा लिखा हुआ था। मगर मैंने जब सोचा कि हाँ भाई जाना है और मैं यहाँ तक आया तो ये मेरी चॉइस थी। मैंने एक डिसीज़न लिया। हुँ। तो अपनी चॉइस से ही आदमी बनता है जो भी आज वो है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, बी इट वो वर्कआउट करता है या नहीं करता। जिसमें कि यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसमें कहा जाता है कैल्शियम, ज़िंक और मैग्नीशियम। ये 2-3 चीज़ें बोली जाती है कि लोगों को लेनी ही चाहिए, ओमेगा 3 फॉर दैट मैटर, कि ओमेगा 3 खाना ही चाहिए। तो इनके अलावा भी कौन से आप सजेस्ट करते हो कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? अगर आप नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है तो आप विटामिन डी ले सकते हैं और आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ओमेगा 3।
बस ये 3 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपके लिए इनफ हैं आपके लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। और विटामिन सी आप नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में जो फ्रूट्स हैं उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो विटामिन सी ये बहुत है, इससे एक्स्ट्रा कुछ लेने की ऐसे अगर आपको मेडिकल कोई कंडीशन नहीं है तो ये गुड इनफ है। जैसे आपने मल्टीविटामिन बोला, तो मल्टीविटामिन में तो फिर ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स विल कम, तो वो इज़ इट ओके टू टेक? बिल्कुल, क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं, ये मल्टीविटामिन मैंने ऐड इसलिए करी क्योंकि जो हमारा आजकल फूड है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो प्योर नहीं है। तो इसलिए मैंने मल्टीविटामिन को आगे रखा ताकि जो उसमें एब्सेंस है, वो हम सप्लीमेंट के थ्रू ले लें। ओके। अच्छा, आप एक और प्रोग्राम चलाते हैं कि आप ट्रेनर्स को भी ट्रेन करते हैं, मतलब जो जिम ट्रेनिंग्स देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट पैटर्न? तो उनको क्या आप ट्रेनिंग देते हैं? मार्केट में जब ये मुझे गैप दिखा कि ट्रेनर्स इतने एजुकेटेड नहीं है जितना उनको होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी को उतना अच्छा समझना चाहिए, तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए। मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर मैं खुद मैंने नॉलेज ली, पीएचडी करी स्पोर्ट्स साइंस में, अगर मैं ट्रेन करता जनरल पॉपुलेशन को तो मैं 100 200 500 100 200 300 500 लोगों को ट्रेन कर पाता। वहीं पर अगर मैंने 500 कोचेस डेवलप करे या 1000 कोचेस डेवलप करे और इंडिविजुअल कोच ने 100 पीपल्स को ट्रेन किया, तो मैंने अपने उस पे अपनी नॉलेज के बेस पर 1 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया। हुँ। तो इसकी वजह से मैंने एक कंपनी लॉन्च करी और मैं अब ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन देता हूँ ताकि जो गैप मैंने देखा, जो मैंने समझा, वो और किसी को ऐसा ना लगे और लोगों की हेल्प हो सके। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, व्हेन यू ट्रेन द ट्रेनर्स, आपको क्या लगता है, मतलब जो ट्रेनर्स हैं या फिर जो जिनसे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें आपको सबसे बड़ा गैप क्या दिखा? मतलब आपने क्या प्रॉब्लम देखी कि यार ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए जिम के अंदर, वो क्या देखी आपने? अगर हम ऐसे बात करते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हमें कभी पेन होता है, कुछ होता है और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो पेन ठीक हो जाएगा। हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज मूवमेंट इज़ मेडिसिन। एक्सरसाइज से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हो और बहुत अच्छी जान बना सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बना सकते हो। बट दैट इज़ द रिकमेंडेड जनरली भी कि अगर आपको कहीं पे इंजरी है तो उस पे मत स्ट्रेस करो, आप उसको मत छुओ, थोड़े दिन रहने दो। डिपेंड करता है कि ग्रेड क्या है। अगर मेरा हाथ टूट गया तो एक अलग चीज़ है। नहीं, टूटे वाले हाथ की बात नहीं कर हाँ, रहा मैं। मेरा अगर मसल टियर हो गया, बिल्कुल फट गया तो एक अलग चीज़ है। मगर लोगों का हल्का-सा कोई पेन आ रहा है, ठीक है? अगर हम उसके मूवमेंट पैटर्न को नहीं देखते, हम क्या करते हैं कि जिम छोड़ दो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हुँ। मगर जब हम मूवमेंट करते हैं, अगर आप किसी अच्छे कोच के पास जाएँगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी लोअर बैक और नीज़ में पेन था, जब वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, "सर, मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे नीज़ पे पेन है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे बैक में पेन है, या नहीं कर पाऊँगा।" ठीक है? आज वो हर मूवमेंट करते हैं क्योंकि मैंने उनकी मूवमेंट पैटर्न समझा, मैंने उनकी कमियों को फुलफ़िल किया, मैंने वो मूवमेंट कराई जो उनको उस लायक बना सकती थी या उनकी बॉडी को वो मोबिलाइज़ेशन, मोबिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड करवा सकती थी। बट तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ बेटर, जिम और योगा? जिम जिम इज़ बेटर? जिम इज़ बेटर। उसका रीज़न क्या है? आपकी एज ग्रुप क्या है सबसे पहले, ठीक है? अगर आप योगा करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसमें बहुत बड़ा एक मिस आउट है, ठीक है? अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो वो सबसे ऊपर है। अगर जिम और योगा में चूज़ करते हैं, तो मैं चूज़ करना चाहूँगा जिम, क्योंकि आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर ले रहे हैं। आप नॉर्मली अपने मूवमेंट पे काम कर लेते हैं। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? व्हाट अबाउट मसल? क्योंकि मसल को जब ट्रेन करोगे तभी तो मूवमेंट कराएगी। अगर मुझे साँस लेनी है तो ऑक्सीजन पेड़ लगाने पड़ेंगे ना। मेरे को साँस लेना आ गया, ऑक्सीजन ही नहीं है तो। लेकिन लोग कहते हैं कि जिम से ज़्यादा बेटर योगा है। लोग तो ये भी कहते हैं वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, हाइट रुक जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, दारू पी लेनी चाहिए उसकी जगह। क्योंकि आप देखो क्लब में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिम में कम भीड़ है। तो जिम को लोग डिग्रेड कर रहे हैं और क्लब्स को लोग प्रमोट बहुत कर रहे अच्छा हैं। मानते हैं। हुँ। जब पैसा खर्च करने की बात आती है, तो 30,000 रुपए लोगों को ट्रेनर्स पे खर्च करने के लिए महँगे लगते हैं। क्लब में एक टेबल पर बैठ के वो 1 दिन में 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। वो लोगों को लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। हुँ। तो लोग क्या कह रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करना। लोग एक्चुअली में हो क्या रहा है और साइंस को जब समझेंगे तब चीज़ों को हम ढंग से समझ पाएँगे। अच्छा, जैसे यू गिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड यू योरसेल्फ इज़ अ कोच, राइट?
आपको देखकर नहीं लगता कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास लोग आए, आपको कहा, "अरे सर, आपको तो खुद बॉडी नहीं बनाई आपने तो?" तब मैंने जब मैं 15-14 के अराउंड था, तब मैंने अपने अपीयरेंस को लेकर ही एक थॉट लिखा था, क्योंकि जब मेरे को लोग देखते थे तो बोलते थे क्या ही कर लेगा। मगर जब मैं स्टार्ट होता था तो लास्ट में ऐसा हो जाता था कि वो ऐसा हो जाता है कि भाई क्या हो आप, ठीक है? तो मैंने जब वो कोट लिखा था, वो कोट था, फर्स्ट इंप्रेशन डिपेंड अपॉन योर आउटलुक एंड लास्ट इंप्रेशन डिपेंड अपॉन यू। कि फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे देखकर जज कर लेगा कोई नहीं, मगर लास्ट में जो मुझे बनाना है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी स्किल है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो उस बेसिस पर मुझे जज कर कर जाएगा। ओके। तो अगर जब ऐसा होता है, तो आज भी ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपने तो बॉडी नहीं बनाई। क्यों? मुझे बॉडी बनानी ही नहीं ना उस प्रोस्पेक्टिव में। मैं आज रनिंग कर सकता हूँ, मैं 200 किलो का स्क्वाट मार सकता हूँ, मैं क्लीन एंड जर्क, स्नैच, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, मैं वो आराम से 100 केजी, 150 केजी कर सकता हूँ। मैं हैंडस्टैंड वॉक कर सकता हूँ, हैंडस्टैंड की कोई भी मूवमेंट कर सकता हूँ, मैं मसल अप कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं रनिंग कर सकता हूँ, मैं 21 किलोमीटर भाग सकता हूँ। मैं हर वो मूवमेंट कर सकता हूँ जो एक आदमी को फिट बनाती है। तो मैंने तब ये लिखा था कि फर्स्ट इंप्रेशन डिपेंड अपॉन योर आउटलुक एंड लास्ट डिपेंड अपॉन इंप्रेशन डिपेंड अपॉन यू। तो मैं आज भी उसी लेकर चीज़ों को चल रहा हूँ। व्हाट इज़ द गैप यू सी इन इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्रीज़, जहाँ पर हम बच्चों को लेकर, इंडिया में पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोग फ़ोकस्ड हैं और होना भी चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना, जापान, यूएस, ऐसी कंट्रीज़ में जो हम देखते हैं तो बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि उनकी स्किल्स को कैसे एनहेंस करा जाए, हाउ टू ट्रेन देम। मतलब मैंने तो ये देखा है कि चाइना में तो बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग, एडवांस लेवल ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आपने बोला भी था कि 9 साल के बच्चे ने एक गोल्ड मेडल लिया, तो उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। सो व्हाट इज़ द गैप यू सी इन इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्रीज़, जो सबसे बड़ा गैप आपको दिख रहा है अभी? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली में एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या वो है जो 20 साल पहले भी बुकों में लिखा हुआ था, जो आपने पढ़ा, जो अगली पीढ़ी भी वही पढ़ेगी, जो मेरे पापा ने वो पढ़ा, जो मेरे दादा ने वो पढ़ा, सेम चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। एजुकेशन क्या हुई इसमें? ये तो मैंने जो चीज़ लिखी थी वो चीज़ पढ़ ली। इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स रट्टाफिकेशन। एक्चुअली में एजुकेशन क्या है? आपने बीटेक करी है, एमटेक करी है, आप आईटी कंपनी से हैं, जो भी आपने करी है, एक्चुअली में वो कितना मार्केट में काम आई? या आपने जब मार्केट में उतरे, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा तो चीज़ों को चेंज किया? आई थिंक चीज़ों को चेंज किया होगा, नई चीज़ें सीखी होंगी, जो मार्केट में चल रही होगी। तो इंडिया में कल्चर अभी है वही बुकों वाला, जो मेरे दादा ने पढ़ी थी, वही मैं बुक आज तक पढ़ रहा हूँ। मेरे पापा ने जो बुक पढ़ी थी, वही मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन सर, पीयर प्रेशर भी होता है। अगर बच्चे के एग्जाम्स में मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे तो पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा। आधे से ज़्यादा टेंशन तो, स्ट्रेस तो इसी बात का होता है बच्चों को कि हम क्या करें। उनको तो बचपन में, आप मुझे बताइए कि इंडिया में कौन सा स्पोर्ट्स है जिसको, क्रिकेट के अलावा, जिसको बहुत प्रमोट करा जा रहा है, आप मुझे बताइए। विमेन क्रिकेट भी अब करा गया, ना सॉकर है, ना बास्केटबॉल है, ना हॉकी। हम कहते हैं हॉकी नेशनल गेम है, आई डोंट नो, उसको इतना प्रमोट तो नहीं करा जाता। अगर हम बैडमिंटन की बात करें, साइना नेहवाल, शी डिड वेरी वेल। उसके बाद अगर हम ओलंपिक्स में जाएँ तो आप गिनती के उन बंदों को चुन सकते हैं जिन्होंने अपने दम पर वो मेडल्स देकर आए हैं, उसके बाद या उसके पहले। ऐसा तो कुछ नहीं है जो हो रहा है। तो नाउ हाउ विल यू हेल्प पीपल कि आप माँ-बाप को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इस फील्ड में आइए और आप अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग कराइए और आपका बच्चा इस स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया निकलेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, सर पैसे कितने कमाएँगे? हमारा बच्चा क्या कमा के लाने वाला है? आप कैसे उसको डील करेंगे? बिल्कुल, इसका एक बहुत बढ़िया आंसर है कि अगर हम बात करते हैं कि आपके पास फ़ोन कितनी एज में आया था, जिसमें आप 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते थे, स्कूल से आके बैग रख के फ़ोन चलाते थे। अराउंड 10th 11th इसके पास। और आजकल की क्या एज है जिसमें लोगों के बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जा रहा है, पैदा होते ही आ जाता है। मूवमेंट कितनी है बाहर की। मेरा वर्कआउट, एक्सरसाइज से रिलेशन, स्पोर्ट्स से रिलेशन ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली प्लेयर बनाओ। मेरा मतलब है कि आप बच्चे को मूवमेंट करवाओ। आजकल बच्चा पैदा होता है, 1 साल का होता है, उसके हाथ में फ़ोन आ जाता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं 2-4 महीने के, फ़ोन खाना खिलाने के लिए उनके हाथ में फ़ोन होता है कि वो बच्चा खाना खा लेगा, उसके हाथ में फ़ोन, कोई भी कुछ भी चला के दे दो और फ़ोन दे दो हाथ में। तो मूवमेंट खत्म होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप ग्राउंड में खेलते होगे पूरा दिन। स्कूल से आए, बैग रखा, 2-4 घंटे पढ़ा, नहीं तो पूरे दिन खेला। तो आपकी जो न्यूरो फंक्शनिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ब्रेन की डेवलपमेंट आजकल बच्चों की हो ही नहीं रही है। तो मेरा सिर्फ़ ये मतलब नहीं है स्पोर्ट्स का, मतलब आप बच्चे को स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेयर बनाओ, ओलंपिक बनाओ।
ठीक है, आप ओलंपिक खिलाओ। बाहर भी ऐसा नहीं है। जो बच्चे खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको एक अलग साइड में रखा जाता है, वरना हर कोई मूवमेंट कर रहा होता है। इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है। तो मेरा स्पोर्ट्स से रिलेशन है कि आप स्पोर्ट्स के बहाने ही बच्चे को खिला दो। तो जो भी बच्चा आज आपकी डेट में कर रहा है, उससे 10 गुना, 20 गुना बेटर कर पाएगा आप अपने बच्चे को जो भी कराना चाहते हो। और वो प्रैक्टिकल चीज़ों को जब वो रोज़ गिरेगा, उठेगा, तो उसकी जो न्यूरोमस्कुलर जो चीज़ें हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेन होएगी। उसको पता लगेगा लूज़ क्या होता है, विन क्या होता है। उसको पता लगेगा कि गिर के उठना क्या होता है। उसको पता लगेगा कि दर्द कैसे सहन होता है। उसकी बॉन्ड जब इम्प्रूव होगी। आप देखो आजकल के जो 15-16 साल के बच्चे हैं, वो हल्का से गिरते ही पैर टूट जाता है। क्यों? बोन डेंसिटी कमज़ोर हो गई। उन्होंने बचपन में घर में रहे थे, कुछ बाहर निकले नहीं कभी। तो ऐसा मैं सच में जब ये देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि हो ही क्या रहा है। तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स नॉट प्रमोटिंग एज़ अ कि वो ओलंपिक खेले। अभी मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो भी अपनी लाइफ़ में करना चाह रहा है, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूव कर जाए। आप चाह रहे हैं कि फिट इंडिया बने। फिट इंडिया बने और साथ में फिट के साथ जो अभी अगर मान लो आप अपनी प्रोडक्टिविटी का 5% निकाल रहे हो, तो आप उसको 50% तक लेके जाओ। और वो किस बेसिस पर होगा? जब आप मूवमेंट करेंगे। मैं कॉर्पोरेट्स वालों से सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब आप 24 घंटे काम करते रहते हैं, जो भी आपका काम है, ठीक है? तो उससे जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं एक कमरे में बैठ के, तो आप कंटिन्यूएशन काम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है या घट जाती है? घट ही जाती है क्योंकि घट क्या जाती है। मोनोटोनस हो जाता है। मगर अगर कभी आप ऐसे कोई एक सेशन बाहर ले लेते हैं, हो सकता है वो गेम का हो सकता है स्विमिंग का हो, ठीक है? या आप थोड़ा जिससे आपके डोपामाइन रिलीज़ हो, ठीक है? उससे आपकी प्रोडक्टिविटी वापस बढ़ जाती है ना, ठीक है? मुझे लगता है ट्रैकिंग पे भी जाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, ट्रैकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पोर्ट्स ना। हाँ, क्योंकि दोस्तों के साथ एक ट्रैवल और उनके साथ एक ट्रैकिंग किसी अच्छी जगह पर, किसी पहाड़ पर, जहाँ पर दूर-दूर तक ना मोबाइल के नेटवर्क्स आ रहे हों और ना ही बहुत भीड़ दिख रही हो, ना शोर हो। एक शांत सी जगह, जहाँ बैठकर आप ना मेंटली और फिज़िकली दोनों से आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। जब आप साल में 1-2 बार करके आते हो, तो आपको अच्छा लगता है बहुत, आप अपने काम में अच्छा दे पाते हो। वहीं पर आप सोचो कि मैं रोज़ आपके जीवन में एक चीज़ ऐसी ऐड कर दूँ तो? आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी ना। बट ऐसा नहीं हो रहा ना, इसीलिए मैं इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ। हुँ, ये मेरा रीज़न है। तो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं? बिल्कुल, जैसे ट्रैकिंग हो गई, डिपेंड करता है कि हम वो इंडिया में ही कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है हुँ, और उस टाइम पर जो हमारे पास ग्रुप है उसका बजट क्या है। उसके बेसिस पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं, हॉर्स राइडिंग भी इंक्लूडेड होती है उसमें और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके ब्रेन को रिफ्रेश करे। ओके, वेरी नाइस। मनी मेरे को ना लगता है कि यू आर डूइंग होलसम ऑफ थिंग फॉर पीपल एंड व्हिच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग क्योंकि लोगों को फिट रहना ज़रूरी है, फैट से फिट की तरफ आना ज़रूरी है और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सिर्फ काम में ही दिमाग लगेगा, वो भी आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा आपने एक अच्छा-सा मोटिव बताया कि बच्चों को आप एथलीट नहीं बनाना चाह रहे हो या स्पोर्ट्स की तरफ नहीं पुश कर रहे हो, आप उनको फिट बनाना चाह रहे हो एंड आई रियली गिव यू, यू नो, सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये काम जो है आगे ही बढ़े और आप लोगों को हेल्प करते रहें। थैंक यू। एंड आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू, आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।